गुड आफ्टरनून क्लास। हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 में क्या था, पहले तो इंट्रोडक्शन था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दूसरा क्या था, एरर। एरर आपने पढ़ा, एरर क्या होता है। हाँ, मतलब कि देखो एरर क्या होता है, मिस्टेक होता है, लेकिन कहाँ होता है वो, एनालिसिस में। ठीक है, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो और अदरवाइज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये आपका एक डिफरेंस होता है किसके बीच में, वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, अब मान लो कि ट्रू वैल्यू मेरा कितना है 1.5, ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया आपका वो क्या है आपका 1.00। ठीक है, तो अब जो ये 5 पॉइंट जो है वो क्या है आपका एरर कहलाएगा। ठीक है, तो आपका क्योंकि आपका जो ट्रू वैल्यू था वो 1.5 का था, और यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आया, या फिर मान लो कि 1.00 से अच्छा है अगर आप मान लो कि 0.5 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी अगर इन सब के बीच में, अगर ट्रू वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो सब क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। किसमें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे एरर को हम मिस्टेक नहीं पढ़ेंगे, एरर को मिस्टेक हम कहाँ पढ़ेंगे, एनालिसिस में मिस्टेक पढ़ेंगे, कि क्योंकि वो ह्यूमन में मतलब इंसानों से मशीनों से होने वाली गलती होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो वो मिस्टेक नहीं है, वो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू के बीच में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में। क्लियर है क्या। अब चलो पढ़ते हैं कि देखो, अब देखो अगर जैसे कि हमने इम्प्योरिटी में पढ़ा, इम्प्योरिटी में पढ़ते हैं कि अगर इम्प्योरिटी है तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं ना, कोई चीज में अगर कोई चीज अगर इम्प्योर है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वैसे ही एरर है, अगर एरर है कुछ एरर जो डिटर्मिनेंट एरर है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो टाइप के एरर होते हैं ना आपके, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एरर को हम पहचान के आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलना है, कहीं नहीं रखना है, एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि पहला आपका मेथड टू मिनिमाइज एरर में देखो क्या कहता है कि एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज एंड टाइप ऑफ एरर। की सिंपल सी बात है कि कैसे रिमूव करोगे, सबसे पहले हमको जानना है कि उसका सोर्स क्या है, तो एरर है उसका सोर्स क्या है, मतलब एरर आया कहां से है, और दूसरा क्या जानोगे, टाइप ऑफ एरर, किस टाइप का एरर है। अगर डिटर्मिनेंट है तब तो ठीक है, रिमूव कर दिया, डिटर्मिनेंट है तो उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दो टाइप के एरर होते हैं, डिटर्मिनेंट, और सबसे पहले हम उसका टाइप जानेंगे और दूसरा सोर्स जानेंगे, कि पर्सनल एरर है, ह्यूमन एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है, या केमिकल एरर है, यही सब एरर होते थे ना आपके। तो उन सबको हम दूर कर सकते हैं या नहीं कर, पहला तो ये। तो आपका होगा कि द प्रिडिक्टेबल एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय करेक्टिंग द फैक्टर डायरेक्टली वेयर एज द, अब यही वाली बात आ गई। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट एरर को तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब उसका हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें एरर है, और इनडिटर्मिनेंट में नहीं। यही कहता है सिंपल सा, अगर इसको समझो कि प्रिडिक्टेबल एरर को आप रिमूव कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल एरर को आप करेक्ट कर सकते हो ना। क्लियर। अब कहता है कि कौन कौन से मेथड आपके यूज होंगे किसको, एरर को मिनिमाइज करने के लिए। सबसे पहला मेथड आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंट का मतलब सबको पता है, ठीक है, तो भी हम सब बच्चे मतलब होता है जो मशीन हम यूज करते हैं, और ग्लासवेयर ये सॉरी ग्लासवेयर में ही आपके आते हैं, क्योंकि बने हुए होते हैं ग्लास के। ठीक है, और ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो मशीन सारे होते हैं, ठीक है, जो आप फॉर्मुलेशन बनाते हो उसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल, जहां पे हम किसी का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का। अब इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं और उसके वजह से क्या आ गया, एरर आ गया। अब जैसे मान लो कि वेइंग बैलेंस है ना, अब सेम चीज को अगर हम माप रहे हैं तो 1.5 आ रहा है, सेम चीज को हम दूसरे वेइंग बैलेंस में माप रहे हैं तो वो 2.5 आ रहा है। तो किसका मिस्टेक है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट का मिस्टेक है ना, कि आपने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है ना, जिसकी वजह से आपका करेक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। पढ़ते हैं, देखो दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेकिंग द इक्विपमेंट फॉर द एनालिसिस और स्टार्टिंग एनी एनालिसिस। कोई भी जब आप लैब में काम करने जाते हो तो काम क्या है आपका, प्रॉपर तरीके से चेक करना आपका सही से है या।
कि एक्यूरेसी ठीक है या नहीं। ये सब काम सबसे पहले आपका चेक करना। यही ये कह रहा है कि किसी भी यूज को मतलब कि एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस से पहले सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट को चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कर रहे हो जरूर मतलब कि चेक, तो ऑब्वियस सी बात है एरर नहीं आएगी। अगर आप बिना कुछ जाने समझे बस डायरेक्टली क्या किया, एनालिसिस शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एरर आएगा। ठीक है, तो अब कहता है कि आपका दूसरा टॉपिक क्या है, प्रॉपर कैलिब्रेशन की परफॉर्म टू इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द। अब देखो क्या करेंगे, हम 2-3 वेइंग बैलेंस लेंगे और एक ही चीज को हम मेजर करेंगे बार बार। ठीक है, अगर सेम मेजरमेंट आ रहा है इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है। लेकिन अगर एक पे अलग आया, दूसरे पे अलग आया, तीसरे पे अलग आया, तो उससे क्या होगा, मेजरिंग तो आप मेजर करोगे उसमें आपका क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस नहीं होगा तो एरर होगा, इसका मतलब है ना। तो हम उसी टाइम उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देंगे, या फिर अगर ठीक कराने लायक होगा तो उसको ठीक करा लेंगे। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है आपका, फॉल्टी इक्विपमेंट शुड बी करेक्टेड बाय एक्सपर्ट्स एंड डिटेक्ट। यही बात हो गया आपका कि अगर उसका एक्यूरेसी हो सकता है तो उसको कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप किसके साथ मतलब कि कोई एक्सपर्ट्स के द्वारा उसको दिखवा लो। ठीक है, चेक करने वाले जो लोग होते हैं उनसे आप उसको एक बार चेक करवा। ठीक है, अगर वो ठीक कर सकते हैं तो कर देंगे। अब तीसरा क्या था, इफ द परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फाइड देन रिप्लेस शुड। अब देखो मान लो कि हमने रिचेक करवा लिया इंस्ट्रूमेंट, तो रिचेक करने के बाद एक्सपर्ट से दिखाया, एक्सपर्ट से दिखाने के बाद भी उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो रिजल्ट से, तो डायरेक्टली क्या करो, उसको रिप्लेस करो और दूसरा मंगाओ, है ना। कि फिर तो वो मेरे किसी काम का ही नहीं है। बार बार ठीक करने के बावजूद भी अगर सेम रिजल्ट आ रहा है उसका तो कोई अब इलाज नहीं है। क्या क्या करेंगे हम उसकी जगह, कहता है आपका आपकी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है आपका, के द्वारा आएगा पर्सनल एरर, किसी पर्सन के द्वारा, है ना, किसी पर्सन के द्वारा। तो पर्सन के द्वारा क्या होगा आपका, स्किल्ड पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड। अगर मान लो कि पर्सन के द्वारा एरर आ रहा है, देखो क्या था कि अगर मान लो कि अगर पर्सनल एरर को कम करना है तो सिंपल सी बात है, हम कैसा इंसान को हायर करेंगे। अब एक बात बताओ, जैसे पढ़ते हो यहाँ, है ना, अगर कोई मतलब कि जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं समझ, है ना, का मतलब ये थोड़ा है कि मतलब कि वो सब्जेक्ट हार्ड है, ऐसा है नहीं है। बल्कि क्या ये भी तो हो सकता है ना कि जो सामने वाला टीचर है वो तुम्हें एलेब्रोट सही से पढ़ा नहीं पा रहा है ना, ये भी हो सकता है। सेम यही चीज है कि कई बार क्या होता है, पर्सनल एरर किसी इंसान की वजह से भी आता है ना, कि अगर कोई इंसान को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने का, उस को ऑपरेट करने का वो, या उस एनालिसिस करने का प्रॉपर तरीके से नॉलेज ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एरर लाएगा। तो ऐसे एरर को दूर करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट लाना चाहिए। जो एनालिसिस करता है उसको क्या कहते हैं, हम एनालिस्ट कहते हैं। तो एक्सपीरियंस एनालिस्ट लाएंगे सबसे पहले हम। अब एक्सपीरियंस रहेगा तो उससे एरर नहीं होगा। यही चीज ये बताने का कोशिश कर रहा है कि स्किल्ड पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड। सबसे पहले आप किसको रखोगे, स्किल्ड पर्सन को। फिर कहता है और द नॉलेज ऑफ द ऑपरेटर परफॉर्म एनालिसिस बी इंश्योर्ड प्रायर टू एनालिसिस। और जो आप उसका नॉलेज है उसको आप एनालिसिस के बेस पे ही रखो, क्योंकि आप किसी को हायर कर रहे हो, उसका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि उसको एनालिसिस अच्छे से आता हो। नहीं कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो इसको रख लेते, एनालिसिस भी आता है लेकिन ये सब भी आता है, नहीं। प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, एनालिसिस। वो एनालिसिस करने आ रहा होगा, ठीक है, क्या है ये। बात कहते हैं रेगुलर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनालिसिस कैन बी डन। अब मान लो कि अगर हम कोई किसी को हमको जवाब नहीं देना होता तो हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो मना में आए। लेकिन जब हमको जवाब देना होता है किसी को तो हम क्या करते हैं, कोई चीज बहुत केयरफुली करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो केयरफुली करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका कि प्रॉपर रिपोर्ट जब बनाते हैं या प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं और डेली जाके उस रिपोर्ट को हम पहुंचाते हैं। ठीक, तो समझ गए क्या था कि प्रॉपर रिपोर्टिंग अगर करना है, मॉनिटरिंग करना है, तो हमको क्या होगा कि मतलब एनालिसिस कर। अब उसके दिमाग में ये है कि हमको आज का जाके बताना है कि आज के एनालिसिस में क्या हुआ, और अगर कुछ गलती आया तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाएगा। तो वो आगे से ख्याल रखेगा कि भाई मेरे ऊपर गलती ना है, इसलिए वो क्या करेगा, ध्यान रखेगा, तो एरर नहीं आएगा।
मॉनिटर करेगा, वो प्रॉपर तरीके से देखता रहेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। क्लियर है? तो ये फर्क पड़ता है डेली रिपोर्ट से, है ना। जाके वो डेली रिपोर्ट करेगा कि आज ये हुआ, आज इसमें ये चेंजेस आए। ठीक, अब तीसरा आपका, चलो ये तो पर्सनल एरर हो गया कि जो इंसानों के द्वारा आया और इंसानों के द्वारा ही ठीक किया जा सकता, प्रॉपर रिपोर्टिंग और प्रॉपर मॉनिटरिंग। आपका है केमिकल एरर। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम कोई केमिकल यूज कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ चेक हुआ हमसे, या मतलब कि कोई डिफरेंस आया हमारे एनालिसिस, वो एरर आएगा। ठीक है, कहता है कि आपका स्टैंडर्ड केमिकल्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज विदाउट इम्प्योरिटी मस्ट, कब आएगा मतलब कि कोई चीज में एरर, आप केमिकल जो यूज कर रहे हो, लो क्वालिटी का केमिकल यूज कर रहे हो। अब लो केमिकल है, लो क्वालिटी है, मतलब भी होंगे, है ना। तो कह रहा है कि ऐसा केमिकल मतलब कि स्टैंडर्ड केमिकल का यूज करो जिसमें इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस ना हो, इम्प्योरिटी से वो फ्री हो। ठीक है, एनालिसिस में स्टैंडर्ड केमिकल का यूज करो। तो ब्रांडेड केमिकल्स आते हैं जिनमें सब चीजों की तो होती है वो 0.1% की हो। ठीक है, कि अगर इतनी अभी तो 0.1% की, आपके एनालिसिस प्रोसेस में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्या यही कहना है कि स्टैंडर्ड केमिकल्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, लीगल सोर्सेज से आप लोग क्या विदाउट मस्ट बी फॉर द एनालिसिस। क्या कहता है कि विदाउट मस्ट बी यूज। अब देखो जो स्टैंडर्ड केमिकल होंगे उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगा तो उसमें एनालिसिस सही हो जाएगा। कि द क्वालिटी ऑफ केमिकल्स एंड रिएजेंट कैन बी चेक्ड प्रॉपर एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। क्या कहता है आपका कि तो क्वालिटी होता है केमिकल का, ये रिएजेंट का, वो क्या होता है गाइडलाइंस के हिसाब से चेक किया जाता है। जब आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, गाइडलाइंस निकालते हैं, प्रोसीजर निकालते हैं। ठीक, क्या होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखा रहता है और उसी को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा गाइडलाइंस को फॉलो करके जाते हो तो मिस्टेक होगा नहीं होगा। फिर आपका क्या था, एरर्स इन मेथडोलॉजी। ठीक है, अब कौन सी बात है, मेथडोलॉजी का मतलब मेथड, क्या के बाद मेथड में अगर एरर आया तो उसको क्या कहेंगे हम, एरर्स इन मेथडोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, दीज एरर्स कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड मेथड विद प्रॉपर रेफरेंस। सही रेफरेंस का यूज करके, सही मेथड का यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हो, है ना। तो आपका क्या है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन बाय स्किल्ड पर्सन कैन बी अवॉइड इन बाय दीज एरर्स। क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसको कंटिन्यूअसली आप चेक करते रहो, मॉनिटर करते रहो, देखते रहो। ठीक है, इसके द्वारा बाय स्किल्ड पर्सन, जो एनालिस्ट आपने रखा है वो उसके पास मतलब कि रिगार्डिंग बहुत सारा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज। अब ऐसे इंसान, ऐसे एक्सपीरियंस इंसान इन क्या कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता, कम कर सकता है इन एरर्स को। क्या अगर मान लो कि कोई भी चीज गलत हो रहा है, ठीक है, अब मान लो कि एनालिसिस का बार बार गलत जा रहा है, बार बार गलत, एनालिसिस कौन कर रहा है, एनालिस्ट क्यों जा रहा है, क्योंकि ये उसके पास की एनालिसिस कर सके। अगर हम एक्सपीरियंस को रखते हैं, पता होगा कि कहाँ एरर आ रहा है और किस वजह से आ रहा है, क्या कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। यही बात करते हैं कि अगर आप एनालिस्ट रखते हो तो स्किल्ड पर्सन को रखो जो कि प्रॉपरली एरर्स का वो मिनिमाइज कर सके, मतलब कम कर सके। अब आपका क्या है, इनडिटर्मिनेंट एरर। इनडिटर्मिनेंट का मतलब समझो सीधा कि कुछ नहीं इसमें होगा, आपको प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है कि वो एरर जो है वो आपका मिनिमाइज नहीं हो सकता। इसलिए आपको शुरू होगा हर चीज को प्रॉपर एक प्लान बना के, प्रॉपर एक तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, पर हो क्या, इनडिटर्मिनेंट एरर आर नॉट प्रिडिक्टेबल नहीं है तो द एंटायर प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस कैरीड आउट इन वेल प्लान। अब जब ये प्रिडिक्टेबल एरर है ही नहीं तो शुरू से ही इस प्रोसीजर को आप क्या करोगे, वेल प्लान करके चलोगे सही से। उसके बाद कहता है कि कंसिडरिंग ऑल फैक्टर विच अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड ऑफ द रिजल्ट। ऐसे सारे फैक्टर्स को देखते हुए चलोगे जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को मतलब डिस्टर्ब कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, उन सारे फैक्टर्स को आप
इग्नोर करते हुए चलोगे, ठीक क्लियर है। अब इन से समझो नहीं हो सकता मिनिमाइज एरर, इसीलिए उसको आपको प्रॉपर वेल तरीके से वो प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। अब है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का मतलब कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जहां हाई एक्यूरेसी होगा वहां हाई प्रिसीजन भी होगा, ठीक। जहां लो एक्यूरेसी होगा वहां प्रिसीजन जो होगा हाई होगा। अब इसमें एक और केस बनेगा, क्या बनेगा कि अगर हाई एक्यूरेसी होगा तो प्रिसीजन क्या होगा, लो होगा। चार कॉम्बिनेशन बनाया, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, ठीक। बीच में क्या आया कि अगर एक्यूरेसी लो एक्यूरेसी रहेगा तो हाई प्रिसीजन रहेगा, हाई एक्यूरेसी रहेगा तो प्रिसीजन लो रहेगा। चार कॉम्बिनेशन होगा, इसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक। ये तो होगा कि कॉम्बिनेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। क्लियर है सबको, चलो।